हेलो स्टूडेंट, नीट एग्ज़ाम पास आ रहा है, 13 सितंबर को है और अब ज़रूरत है एक अच्छे रिवीजन की। रिवीजन ऐसा किया जाए, उन पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाए, उन पर ज़्यादा वर्क किया जाए जिनके क्वेश्चन ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो ये जो लास्ट डे का जो रिवीजन प्रोसेस होगा, ये कैसे करना चाहिए आपको फिजिक्स में, मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा। पहले प्रायोरिटी पे कौन से टॉपिक रखने चाहिए, बाद में कौन से, और कैसे किस पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ जाके सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करना है। समझाए बात? तो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ तो बता दूं, रिवीजन के दौरान आपको दो चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है। दो चीज़ें कभी नहीं छोड़नी किसी भी चैप्टर में। एक तो अगर कोई ग्राफ का क्वेश्चन है तो ग्राफ के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना। समझाए बात? ग्राफ देखो ये किस चीज़ का ग्राफ है। जैसे हर थ्योरी में ग्राफ दे रखे होते हैं, जैसे पीवी ग्राफ दे रखा होता है किसी प्रोसेस का, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वो क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? वो तो पढ़ना ही है आपको। दूसरा एक और पॉइंट, जहाँ भी कोई लॉ है तो लॉ की क्या लिमिटेशन है, जैसे गॉस थ्योरम की क्या लिमिटेशन है, समझ रहे हो? ऐसे किसी भी लॉ की जो लिमिटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? और अब मैं शुरुआत करता हूँ। देखो भाई, आपको अगर 140 प्लस जाना है तो लगभग सारे चैप्टर में आपको जाना पड़ता है, ठीक है? तो सारे चैप्टर अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा चैप्टर है, लेकिन उनके कौन से पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वर्क करें। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स पे, कंटेंट पे बताऊं कि इस पे ज़्यादा फोकस करो, तो पूरी ईमानदारी के साथ मैंने ये चैप्टर तैयार करें। अगर मेरा बेटा भी एग्ज़ाम में बैठ रहा होता तो मैं उसको भी यही सलाह देता, ठीक है? तो अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये एग्ज़ाम के बाद प्रूफ होती है, लेकिन मेरा 15-20 साल का तजुर्बा यही कहता है कि इन पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करें जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप 12th के टॉपिक से शुरुआत करिए, ठीक है? दो तरीके के बच्चे, या तो आप ड्रॉपर हो सकते हैं या आप 12th के साथ अपियरिंग हुए हैं, इस साल आपने 12th दिया है, तो 12th के टॉपिक में ज़्यादा आउटकम होता है और जल्दी रिवाइज हो जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसमें कौन से क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? सबसे पहला फोकस होना चाहिए, आपको चेक करना है कि आपको सुपर पोजिशन के क्वेश्चन आते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ कूलम फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे चार्ज रखे हैं, समझ में आया, कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना किसी आर्क की वजह से, ये वाला। दूसरा आपको आना चाहिए, देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोसाइट्स, तो इलेक्ट्रोसाइट बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। तो बहुत बड़े चैप्टर में आप कौन कौन सी बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें? जैसे इसी में अगर बात करें तो गॉस थ्योरम, ठीक है? गॉस थ्योरम में कहा दो पार्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो फ्लक्स फाइंड करना, अलग अलग शेप में चार्ज रखा है, फ्लक्स बताओ किसी पर्टिकुलर सरफेस, जैसे क्यूब के कॉर्नर्स पे, इस तरीके से। और दूसरा होता है डिफरेंट शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट शेप से। अब उसमें दो तीन बातें इसकी थ्योरी में, इसकी लिमिटेशन पे क्वेश्चन, जैसे यहाँ क्या होता है, कैविटी बना ली, स्फीयर में कट मार दिया, ठीक है, डिस्क में कट कर दिया, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछता है आपसे, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट शेप की वजह से, होलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वायर, सिलेंडर, साथ में उनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तीसरी बात, डाइपोल पे। तो डाइपोल पे एज सच जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर रोटेट करने पे आते हैं, उसके वर्क में या ऑसिलेशन पे, ठीक है? कौन सी क्वांटिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, कौन सी वेरिएबल रहेगी। तो इलेक्ट्रोसाइट्स का ये पार्ट। अगर हम बात करें इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होती है, फील्ड एंड पोटेंशियल, उस पर न्यूमेरिकल, ठीक है? अगर आपको पोटेंशियल बताए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ता है तो पोटेंशियल। साथ में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनकी प्रॉपर्टीज आपको सही से पता हो। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें, जैसे जो इसमें जो पार्ट बचा वो बचा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्या आप किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो? चेक करना। जैसे ट्रायंगल के कॉर्नर पे चार्ज रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, कभी स्क्वायर बना देता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात देखनी है, ठीक है? अब
इसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे भाई बेसिक आपको फॉर्मूले सारे रिवाइज करने हैं। जो फोकस करना है वो 2-3 बातों पे, एक तो शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, और कुछ एडिशनल के क्वेश्चन यहाँ बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, तो वो सारे देख लेना, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेना। शेयरिंग और डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक्स इफेक्ट मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं कैपेसिटर के अंदर तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, कौन सी कांस्टेंट रहती है, ये सारे इफेक्ट आपको कैपेसिटर में, ये इन दो पे ज़्यादा फोकस, ठीक है। अब आते हैं सब इससे अगला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे नंबर पे ये चैप्टर होना चाहिए बच्चों। इसमें किन किन बातों पे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो यहाँ जहाँ टारगेट करोगे आप वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी, इनकी रिलेशन, इनके ग्राफ टेम्परेचर के साथ, ठीक है। मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे कैसे वेरी करते हैं, और एक सोल्ड एग्जांपल एनसीईआरटी में फर्स्ट या सेकंड उसको करना है, ठीक है। दूसरा ओम्स लॉ, उसका वेरिफिकेशन कैसे, डायग्राम बनाया जाता है, सर्किट कैसे बनता है ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का। और यहाँ अगर वायर की ज्योमेट्री बदल दें, जैसे शेप बदल दें, उसे थिन कर दिया, थिक कर दिया, उसे सर्कल बना दिया, कभी ट्रायंगल बना दिया, तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा कैपेसिटर मैंने नहीं बोला तुम्हें कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस के रेयर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी हम तो आज वो रिवीजन में वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा फोकस डालना है जिस पर आपको। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सर्किट के कर लोगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर में आपको डालना है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान डालना है वो है मीटर ब्रिज, इस पर क्वेश्चन आता रहता है, और साथ में पोटेंशियोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे, ठीक है, कि ये कैसे मेज़र करते हैं कोई सी भी क्वांटिटी को। तो ये 2 चैप्टर। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बच्चों वो आता है मैग्नेटिक्स। मैग्नेटिक्स में कितना पार्ट को मैग्नेटिक्स बोलते हैं, पूरा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, इस सब को मैग्नेटिक्स के अंडर में डालते हैं। देखो इसमें सबसे पहला सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है सर, तो सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे ऐसी शेप, ऐसे 2 वायर कर देगा, इसमें ऐसे करंट कैरिंग वायर, इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी शेप से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। पढ़े होंगे आपने क्वेश्चन, ये इस टाइप की शेप से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। साथ में एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल। क्या आप एम्पियर सर्किटल लॉ को इस्तेमाल कर पाते हो, इस पे रिवाइज करना है, इसकी प्रॉब्लम जो आपको टीचर ने कराई होगी, एम्पियर लॉ, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आता ही है, वो है लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स में चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी क्वांटिटी बदलती है, कौन सी कांस्टेंट रहती है, इस पे जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लॉरेंज फोर्स पे। और देखो अगर हम बात करें लॉरेंज फोर्स की, साथ में यहाँ लॉरेंज फोर्स के साथ अगर फोर्स ऑन ए कंडक्टर, फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए कंडक्टर, इसमें थोड़ा और बता दूं, यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस, उसका टाइम पीरियड, कौन सी क्वांटिटी, डिफ्लेक्शन, ये सब पे क्वेश्चन बनते रहते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब मैक्सिमम चांस होता है कि इस पे क्वेश्चन आए। अब देखिए अगर यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोर्स ऑन ए कंडक्टर, टॉर्क ऑन ए कॉइल, ये सब पूछे जाए। यहाँ एक एमीटर और वोल्ट मीटर का क्वेश्चन, ठीक है, इनके कन्वर्जन बच्चों ये आपको आने चाहिए, ठीक है, इनके कन्वर्जन की वोल्ट मीटर, एनसीईआरटी के लास्ट के 2 क्वेश्चन कर लेना, शायद इसी पे बेस्ड है, वो कर सकते हो, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैंने बताया लॉरेंज फोर्स, ये तो बहुत ज़रूर रिवाइज करना, ज़्यादातर चांस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आए। अब इसी के अंदर है मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें क्या क्या देखना है आपको इसमें बच्चों वही बार मैग्नेट का ऑसिलेशन,
बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड और ऑस्सिलेशन की। एक बार मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया, उसे टुकड़े फील्ड में रख दिया, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा एक टुकड़े का। इस पे बेस क्वेश्चन न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट और अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। इसके बाद आप रिवाइज करोगे पैरा, डाया और फेरो। एक तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हैं वो देखना, और इन पैरा, डाया, फेरो के टेबल याद कर लो, इनकी क्वांटिटीज के हर बुक में, हर स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, फ्री का लड्डू हाथ लग सकता है आपके, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अर्थ मैग्नेटिज्म का भी बहुत क्वेश्चन इजी होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब तो देखो बच्चों, अब मैग्नेटिक्स के बाद अब हम सीधे पहुँच जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th पे, जो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से पॉइंट पे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है? तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आप थर्मल प्रॉपर्टीज में जाइए। इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते जाएंगे। इस पे जैसे बाई मेटल के स्ट्रिप और डेंसिटी पे कैसे असर पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट स्केल की लेंथ को कम ज़्यादा कैसे होती है, इन सब पे असर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये कैसे इफेक्ट करता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसका मतलब कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये क्या है? जैसे आइस को गर्म पानी में डाल दिया तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, मिक्सचर का कंटेंट कितना होगा, पानी कितना होगा, आइस कितनी होगी, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ तैयार करने हैं आपको। तीसरा हीट ट्रांसफर में, एक तो कंडक्शन में, ठीक है, कि एक बर्तन के अंदर आइस रखिए, कंडक्शन होके हीट जा रही है, उसमें बताओ कितना मेल्ट करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन। कंडक्टर सीरीज या पैरेलल में लगा दिया ऐसे, ठीक है, ये तो हुआ कंडक्शन का। दूसरा कंसेप्ट होता है रेडिएशन का, जिसमें आपको एक तो ये विंस डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है, इसका ग्राफ होता है एमिसिव पावर का वो, और ये कंसेप्ट, और साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इन पे सारे कंसेप्ट को देख के हर टाइप का क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। इसके बाद बच्चों हम पहुंचते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बाद मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ये थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद गैसेस वाला पार्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें क्या करें, तो इसमें ज़्यादातर भरे पड़े हैं क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन पे, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन पे, इस पे प्रैक्टिस करिए। फिर आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू म्यू RT। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ट्यूब एक को दूसरे से कनेक्ट कर दिया ऐसे ट्यूब को, है ना, और ये चैम्बर सिलेंडर ऐसे रखा है, इधर से हीटअप कर रहे हैं, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर इधर क्या होगा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा यहाँ एक और पॉइंट है NCERT में, उस पर ध्यान देंगे आप, मीन फ्री पाथ और साथ में रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बात को भी थोड़ा फॉर्मूले को देख लेंगे एक बार सही से, ठीक है, इन तो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब देखो, इसके बाद आप आ जाते हो मेन चैप्टर में, जहां आपको ये तीन क्वांटिटी डेल्टा Q, W एंड डेल्टा U फाइंड करनी होती है बाकी सब प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, एडियाबैटिक, इन प्रोसेस के लिए। और हर प्रोसेस की प्रॉपर्टी सही से समझना, किसमें कौन सी क्वांटिटी जीरो होती है, टेबल बना रखे होते हैं किताबों में, गाइड में, सब में, तो वो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जो जरूरत है बच्चों वो है कि अगर आप जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, PV ग्राफ जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये गया, यहाँ से यहाँ गया, बताओ इस जगह कितना होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी साइकिल की, तो एफिशिएंसी, हर प्रोसेस में वर्क डन, टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, तो साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क के जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो आप जरूर तैयार करोगे। साथ में एफिशिएंसी ऑफ बच्चों हीट इंजन, इस पे बेस्ड जो NCERT में क्वेश्चन है, कम से कम उतने तो रिवाइज करने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था, और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लॉ क्या होते हैं, इनके सही से स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये था थर्मोडायनेमिक्स। अब वापस आ जाते हैं बच्चों हम अपने मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि 12th में मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, लड्डू है, ठीक है, लड्डू है, और इसको छोड़ के नहीं जा सकते आप। यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं,
यहाँ बनते हैं सबसे पहले डुअल नेचर में 2 पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साथ में यहाँ होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ग्राफ के, ये कुछ ऐसे वाले, इन कंसेप्ट को पढ़ो, इनके न्यूमेरिकल और ये ग्राफ के क्वेश्चन मत छोड़ो। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे फॉर्मूला होता है H/P, इसको अलग अलग शेप में बना लेते हैं। इन 2 में से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में दूसरा चैप्टर आता है एटम। एटम में कुछ भी करना, लेकिन बोर मॉडल के बारे में हर बात पता होनी चाहिए आपको। बोर मॉडल पे क्वेश्चन बनता है, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये यहाँ से वहाँ जाना है, नंबर ऑफ वेवलेंथ। बोर मॉडल पे जितने क्वेश्चन आपको टीचर ने करा रखे हैं वो सारे रिवाइज करने हैं आपको। इसके बाद आता है न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई में क्या क्या, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, किसी भी एटम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ जो है वो भी कैलकुलेट, वो भी आना चाहिए। फिर किसी इक्वेशन की क्यू एनर्जी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी इक्वेशन की क्यू एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है। फिर अल्फा बीटा गामा, इनकी प्रॉपर्टी सारी, ठीक है, और इनकी बेसिक इक्वेशन, किसी इक्वेशन में कितने अल्फा निकले, कितने बीटा निकले, कौन स्टेबल है, कौन मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है। इसके बाद बच्चों लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये वाला, इसके बेसिक क्वेश्चन, हाफ लाइफ क्या होती है, ये सब आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। अब कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है ना, इसमें सबसे पहले क्या करो, जो बेसिक डायोड्स हैं 3 है ना, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड, उनके ग्राफ कौन कौन है वो, एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड। ठीक है, इन तीनों के ग्राफ, इनकी थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी, अगर कोई न्यूमेरिकल है, यहाँ एक जीनर डायोड का एक न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी में, उससे ज़्यादा हायर क्लास में भी नहीं होता जीनर डायोड, वो जरूर करो आप। तीसरे नंबर पे आप रेक्टिफायर के इनपुट आउटपुट कर्व को देखो, इनपुट आउटपुट कर्व। ठीक है, आउटपुट इनपुट लिखा है मैंने, उन ग्राफ को देखो कि इनपुट ऐसा जाता है तो आउटपुट कैसा आता है। ठीक है, इसे देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लॉजिक गेट पे। पहले लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन बन रहा है भाई नीट में। इसमें क्या होता है, इनपुट दे दिया जाता है किसी सर्किट में और आउटपुट पूछा जाता है, या ट्रुथ टेबल देके आपको गेट का नाम पूछता है, या ट्रुथ टेबल बनवाता है, तो चेक करो आपको आता नहीं आता, इसको सीखो। इसके बाद ट्रांजिस्टर में क्या रिवाइज करोगे, सबसे पहले तो ग्राफ जितने भी दे रखे हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर उसके गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, और एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन है बच्चों, वो कर लो कम से कम, बस एनसीईआरटी के। इस चैप्टर में बताऊं मैं आपको, इस वाले में डिवाइसेस में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है अनसोल्ड एक्सरसाइज में, एडिशनल से पहले। अगर आपने वो भी कर लिया तो आपका चांस है कि आप कर जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी के वो 8-9 क्वेश्चन आप तैयार कर लो। इसके बाद मॉडर्न के बाद बच्चों हम जाते हैं और ईजीएस चैप्टर पे, जिसपे जैसे है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ग्रेविटेशन में सबसे पहले आप क्या तैयार करोगे बच्चों, ग्रेविटेशन में तैयार करोगे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एक सैटेलाइट को इतनी स्पीड दे दी, बताओ कौन से ऑर्बिट में आएगा, या उतनी हाइट से आ रहा है वो आर हाइट से, ग्राउंड पे आके कितनी स्पीड होगी। ठीक है, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि आप इसे दें और ये 5th ऑर्बिट में, सॉरी इतनी हाइट पे जाके ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेटल हो जाए, वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, साथ में केप्लर्स लॉ की स्टोरी पता होनी चाहिए आपको। केप्लर्स लॉ में जब प्लैनेट एक घूमता है अर्थ सन के चारों ओर, तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है, कौन सी वेरिएबल, जैसे एंगुलर मोमेंटम, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, बाकी सब वेरिएबल, वो सारा आपको समझना है यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये ग्रेविटेशन हुआ, एक ऐसा चैप्टर यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, समझ रहे हो, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। इसमें क्या तैयार करेंगे आप, इसमें यूनिट डायमेंशन में एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी, ठीक है। इसका क्वेश्चन होता है कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन देके उसमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा। या दूसरा एक बड़ा ट्रेंड का क्वेश्चन है, कोई एक नया सिस्टम देगा आपको कि ये एक सिस्टम है, इसमें डायमेंशन फॉर्मूले इन यूनिट, इस सिस्टम में फोर्स एक फंडामेंटल यूनिट है, पावर फंडामेंटल यूनिट है, तो बताओ नए सिस्टम में ये फंडामेंटल यूनिट कितनी, मतलब इस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी। तो सीधे आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, उस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो। मेजरमेंट में यहाँ जो है एरर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि दो, जैसे ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, इसमें लेंथ और ग्रेविटी में एरर दे दी, टाइम में कितनी एरर आएगी, उस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। फ्री के लड्डू है, एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब देखो 2 भी मिल सकते हैं भाई। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्टिक्स में, 12th की। पहले रे ऑप्टिक्स में बता दूं तो पहले तो आप ये आंसर करो ऑप्टिक्स में कि मिरर के और लेंस के जब कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं कि एक लेंस रखा है, उसके सामने ऑब्जेक्ट, एक और लेंस रख दिया, तो 2 लेंस से फाइनल आप इमेज बना पाते हो या नहीं। या 2 मिरर रखे हैं, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इससे पहले रिफ्लेक्शन, इस पे बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते तो उनको प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, ठीक है, टाइम है, इतना भी जल्दी नहीं है। दूसरा, यहाँ रे ऑप्टिक्स में ग्राफ, जितने भी चैप्टर में ग्राफ हैं, जैसे लेंस के ग्राफ हैं, UV का ग्राफ है, मिरर का ग्राफ है, TIR का ग्राफ है, वो सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आता है TIR का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीसरा आपको याद करना है लेंस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, लेंस कॉम्बिनेशन या मीडियम चेंज कर देते हैं, मीडियम चेंज कर दिया तो क्या करें। फोर्थ में प्रिज्म का क्वेश्चन, प्रिज्म पे ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी होती, प्रिज्म में पहले ही डायग्राम बेस, मतलब ये यहाँ से गया इतने एंगल पे, यहाँ से बताओ कितना डेविएशन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सिंपल जो आपके स्नेल्स लॉ से ही हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी करो, अदरवाइज ये पार्ट तो सबसे पहले। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में बच्चों, वेव में क्या करें सर, तो वेव में सबसे पहले ध्यान देना जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझ में आई बात, बहुत अच्छे से। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और डबल स्लिट में भी NCERT का एक सोल्ड एग्जाम्पल है, वो तो कम से कम वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आना चाहिए आपको। दूसरा, यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रिजोल्यूशन, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये देख लेना। तीसरा, यहाँ पोलराइजेशन में एक क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड में रहता है कि जैसे 2 ऐसे ये लगा दिए पोलराइजर, 3 लगा दिए ऐसे, इसके बाद ये इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है पोलराइज लाइट की, और एक मेलस लॉ बोलते हैं इसको, और एक होता है ब्रेविस्टर लॉ, ठीक है, ब्रेविस्टर लॉ को पढ़िए। तो यहाँ ये काम आपको कम से कम रिवाइज करना है। अब इधर आते हैं, अब चलते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में बच्चों, मैकेनिक्स में सबसे पहले फोकस करिए आप स्ट्रेट लाइन मोशन पे। इनमें बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं होती इन चैप्टर में, प्रैक्टिस है बस। स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, इनको सॉल्व करो। कन्वर्जन इनके, या कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, बॉल गिर रही है उसका ग्राफ, या ग्राफ दे के आपसे फिजिकल एग्जांपल पूछेगा, ठीक है, या ग्राफ से सॉल्व करवाएगा क्वेश्चन। दूसरा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इस पे एप्लीकेशन। तीसरा यहाँ आता है वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन, वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन एक्सप्रेशन दे रखा होता है, उससे सॉल्व करना होता है, ठीक है, कभी एक्स का फंक्शन बना देगा एक्सीलरेशन को, कभी टाइम का, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। यह स्ट्रेट लाइन मोशन में। दूसरे में आता है प्लेन में, मोशन इन प्लेन। बच्चों इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसे आपको 3-4 चीज़ों पे इनके खेलने की आदत होनी चाहिए। पैराबोल जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट, रेंज, और एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसके मिले जुले क्वेश्चन की इतनी हाइट पे गया तो इतने टाइम में, और ये वो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन्हें रिवाइज करोगे, बेसिक से क्वेश्चन रिवाइज कर लो। जो दूसरा है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, इसके क्वेश्चन आने चाहिए आपको तरीका। तीसरा, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है, और बाकी चेजिंग के क्वेश्चन होते हैं,
तो वो आपके टीचर ने करा रखे, तो आप देखो कंडीशन ऑफ कॉलिजन, समझ रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वो अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, वो आपने टीचर ने कराया तो ठीक है, कम से कम इतना तो कर लेना। अब इसके बाद फोर्थ, यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी दे रखा है इस चैप्टर में, तो हम उसको अलग से डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ आता है लॉज ऑफ मोशन, LOM। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या कर सकते हैं? तो लॉज ऑफ मोशन में देखो भाई, पुली के और ये सब तो भरे पड़े हैं, सबने पढ़ाए होंगे आपको। जो यहाँ पे साथ में आपको सबसे समझ में करने हैं क्वेश्चन, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कम से कम कितना फोर्स लगाए ये चल पड़े। इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, कम से कम कितना फोर्स लगाए कि ये चल पड़े, कम से कम कितना फोर्स लगाए कि रुका रहे। इस टाइप के इक्विलिब्रियम सा बना दो क्वेश्चन में वो। और जो जरूरी है वो है इम्पल्स और मोमेंटम, इन पर बहुत ध्यान देना। जहाँ जहाँ तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए इम्पल्स और मोमेंटम के, इस चैप्टर में जो टीचर ने कराया वो जरूर करना, ठीक है। फ्रिक्शन वाले पार्ट से ज़्यादा बना के रखना क्वेश्चन। अब देखो इसी में एक बात और, यहाँ सर्कुलर मोशन आ जाता है बच्चों। सर्कुलर मोशन में आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और जैसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। दूसरा बैंकिंग, ठीक है, और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, इस प्रॉब्लम को पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले, इन पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। सेफ टर्न लेना है बैंकिंग ऑफ रोड पे, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट बैंकिंग, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। और यही तीसरा बता देता हूँ, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ऐसे तो ये वर्क एनर्जी पावर में जाता है, लेकिन यहीं पे समझ लो ये भी आपको तैयार करना है। अब आ जाते हैं वर्क एनर्जी पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। बच्चे लॉस ऑफ मोशन पढ़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा, पता लगा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं। कैसे? यहाँ क्या करोगे बच्चों, वर्क एनर्जी मोशन में, इसमें वर्क एनर्जी पावर में पहला क्वेश्चन देखो, वर्क आप कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स दोनों से कर सकते हो। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो कर सकते हो, कांस्टेंट है तो कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कब किया जाता है, जो फ्रिक्शन वगैरह आ जाए और आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करवाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चंस में। इसके बाद फिर आता है पावर के क्वेश्चन बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि पावर जो है कांस्टेंट है, वेलोसिटी बताओ, टाइम का फंक्शन ये है कुछ, तो वेलोसिटी, पावर दे के आपसे वेलोसिटी पूछे या डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे वो क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन, एक पेंडुलम को फेंक दिया, वो कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी स्पीड लेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ, कोलिजन और एक्सप्लोजन, इन सब के क्वेश्चन। एक्सप्लोजन में कैसे, एक शेल रखी है, वो 2-3 में टूट गई, बताओ ये 2 टुकड़े ऐसे जा रहे हैं स्पीड पे, तीसरा कहाँ जाएगा। या कोई शेल जा रही है, अचानक चलते चलते ब्लास्ट हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन। एक शेल जा रही है, टकरा के दूसरे जुड़ी, फिर वो 90 डिग्री पे चले गए अपनी इनिशियल डायरेक्शन के, इस टाइप के क्वेश्चन आपको। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन को बहुत सोचेंगे कि सर कैसे रिवाइज करें। अगर आपको इसका क्वेश्चन क्रैक करके आना है तो 3 जगह सबसे ज़्यादा फोकस करना। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी सीख लो, उसके क्वेश्चन देखो। एक्सिस बदल के पूछ लेता है, कोई चीज़ तोड़ लेता है, उस टाइप के क्वेश्चन पे वर्क करो। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी केस में पूछ लेता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर मोमेंटम पूछ लेगा, 3-4 पार्टिकल चला के उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम। और तीसरा वर्क करो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। बोले इतना तो कम से कम करो, बाकी वो आपकी प्रैक्टिस है भाई। बोले इन 3 का तो आपको आना चाहिए कम से कम, कि ये 3 आप कैसे समझते हो, ठीक है। अब बाकी इसमें और भी क्वेश्चन होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक रॉड को रिलीज कर दिया, ऐसे गिर रही है वो, तो बताओ उसके एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, और ये, लेकिन ये 3 आपको कम से कम आने चाहिए, ठीक है। चौथा, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क पे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन और एक्सीलरेटेड मोशन के क्वेश्चन, ये पता होने चाहिए। और ये 3 तो मतलब एकदम मस्त है, अगर ये कर लोगे तो ना डर लगेगा रोटेटरी से, और क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं कि हो जाए आपसे। नेक्स्ट है रोटेटरी के आगे बात करें तो अब देखो वापस आ जाते हैं, हमारे बचे हुए 3 चैप्टर, EMI, AC और EM वेव, ठीक है। EMI, AC, EM वेव में EMI जो है बच्चों, ठीक है, इस चैप्टर में EMI में सबसे पहले आपको इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए। क्या कैलकुलेट कर पाते हो?
इंड्यूस ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, d∅dt से। इंड्यूस चार्ज ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, अगर कोई वायर मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे मोशनल ईएमएफ जिसको बोलते हैं E = BBL, मोशनल ईएमएफ, इन सब पे वर्क करना पड़ेगा आपको। इसके क्वेश्चन करा रखे होंगे भर के टीचर ने, उनको प्रैक्टिस करनी है। एक वर्ड यहाँ एडी करंट, उसको समझना, और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझो, एनर्जी डेंसिटी, बस सबसे ज़्यादा वर्क इस पे करो। इस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। अब आ जाओ एसी चैप्टर में। एसी चैप्टर में भाई सारे सर्किट पता होने चाहिए, कौन लैग करता है, कौन लैग बिहाइंड करता है। एलसीआर में, सीरीज वाले में रेजोनेंस पे सारे ग्राफ, आपको जितने भी ग्राफ होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो भी ग्राफ हैं वो सारे पता होने चाहिए, और रेजोनेंस की कंडीशन पता होनी चाहिए। यहाँ एक डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ईएम वेव को फ्री मत छोड़ देना। ईएम वेव में क्या करना, एक टेबल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ टेबल में चेक करो कितने टाइप की वेव है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाता है, क्या यूज़ है उनके, वो टेबल जरूर तैयार करो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखना है, ठीक है। अब जो हमारे 2 चैप्टर बचे 11th में बच्चों, वेव और एसएचएम। पहले एसएचएम में चलते हैं। एसएचएम में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। एसएचएम में सबसे पहले आपको आना चाहिए किसी एसएचएम की इक्वेशन लिखना, उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनर्जी, सारी एनर्जी वगैरह सब लिखना, सब आना चाहिए आपको। उनसे कोई वैल्यू कैलकुलेट करा ले। दूसरा, जितने भी पेंडुलम है उनके टाइम पीरियड आपको आने चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्प्रिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, जी के साथ वेरिएशन। फिर आपको आना चाहिए फेजर से क्वेश्चन क्रैक करना। आजकल आता है 2 पार्टिकल चल रहे हैं, जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से जब वो क्रॉस कर रहे हैं, एक पार्टिकल इतना डिस्प्लेस है तो बताओ उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो फेजर डायग्राम का क्वेश्चन हो जाता है वो। फिर लास्ट वीक आता है क्वेश्चन आता है डैम्पिंग ऑसिलेशन का। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन की थ्योरी और फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। 4 चीज़ें तैयार करो। वेव में क्या तैयार करें सर? वेव में सबसे पहली नेसेसिटी कि आपको वेव की इक्वेशन लिखनी आती है, कितनी फॉर्म हो सकती है, क्या एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पार्टिकल्स के लिख सकते हो। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव। वहाँ 2 चीज़ें, स्टैंडिंग वेव और बीट्स। स्टैंडिंग वेव में आपको ट्यूनिंग फोर्क के क्वेश्चन आने चाहिए। स्टैंडिंग वेव में ट्यूनिंग फोर्क और साथ में वाइब्रेटरी स्ट्रिंग जिसमें फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ मास और टेंशन लगते हैं। दूसरी स्टैंडिंग सुपरपोजिशन है बीट्स। बीट्स में क्वेश्चन आने चाहिए आपको किसके, इसमें ट्यूनिंग फोर्क मैंने गलत बोल दिया, ऑर्गन पाइप। इसमें आने चाहिए ट्यूनिंग फोर्क और सितार के क्वेश्चन कि एक सितार को बी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, दूसरे को हमने खींच दिया, अब बीट फ्रीक्वेंसी इतनी बदल गई, तो बताओ उस अननोन सितार की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑर्गन पाइप। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये ट्यूनिंग फोर्क में। तीसरा होता है डॉपलर इफेक्ट। देखो बच्चों, डॉपलर इफेक्ट इसमें तैयार करो। चलता हुआ ऑब्जर्वर, रुका हुआ ऑब्जर्वर रिफ्लेक्शन करके जब आती है, इको जो आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है, ठीक है। ये वेव एसएचएम था। लास्ट चैप्टर हुआ फ्लूइड। देखो मैंने इसे लास्ट में रखा है। फ्लूइड में सबसे पहले आप चेक करो कि आपको बॉयंसी और पास्कल लॉ पता है। इसके क्वेश्चन जैसे ट्यूब में पानी भरे हुए हैं, 2 लिक्विड भर दिए, ये यहाँ कितनी हाइट पे होंगे, समझ रहे हो। पास्कल लॉ के क्वेश्चन, इधर से प्रेशर डाला तो इधर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है A × V = कांस्टेंट और बर्नौली के एग्जाम्पल, बर्नौली थ्योरम के जो आपको एग्जाम्पल करा रखे होंगे टीचर ने। बर्तन में पानी भरा है, कितनी देर में खाली होगा, कितनी स्पीड होगी, कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी डिस्टेंस तक पानी जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बर्नौली के जितने भी एग्जाम्पल टीचर ने कराए। फिर यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ, इसके फॉर्मूले पे। और सरफेस एनर्जी, कितनी सारी ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बना रही है, बताओ कितना वर्क होगा फलाना डिमका, ऐसे पूछा जाता है। और कैपिलैरिटी, ठीक है, कैपिलैरिटी में, इसमें कैपिलर में हाइट गई ऐसे, ये हाइट कितनी हाइट तक जाएगा पानी, सरफेस टेंशन, ये सब इन पे वर्क करो। तो ये कम से कम रिवाइज करने का कंसेप्ट है भाई। कितना तो कम से कम आपको ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने चाहिए, तब आप एक
कंफर्टेबल फेज में हो, और बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कितना आगे तक आप बढ़ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, गुड लक, जुटे रहिए, बाय।